नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सभी वैश्विक मंचों पर विकासशील और अल्प विकसित देशों के मुद्दों को मजबूती से उठा रहा है। राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने आईपैक छापों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस की एफआईआर पर रोक लगाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अन्य को नोटिस जारी किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 52 माओवादियों ने समर्पण किया। यूरोपीय संघ नेता एंटोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा और उर्जुला फॉन डेर लायन 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई के मद्देनजर स्थिति पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज बैठक। और बैडमिंटन में लक्ष्य सेन नई दिल्ली में इंडिया ओपन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक मंचों पर विकासशील और अल्प विकसित देशों के मुद्दों को मजबूती से उठा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने सभी देशों के विकास में यथासंभव योगदान देने का निरंतर प्रयास किया है। वे आज नई दिल्ली के संविधान सदन में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भारत हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ के हितों को पूरी मजबूती से उठा रहा है। भारत का ये लगातार प्रयास है कि हम जो भी इनोवेशन करें उससे पूरे ग्लोबल साउथ को लाभ हो, कॉमनवेल्थ देशों को फायदा हो। हम ओपन सोर्स टेक प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं ताकि ग्लोबल साउथ के हमारे साथी देश भी अपने यहां भारत जैसी व्यवस्थाएं विकसित कर सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने ये दिखाया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं आज लोकतंत्र को स्थिरता, गति तथा व्यापकता प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय संसद के 7 दशकों से अधिक के सफर में जन केंद्रित नीतियों और कल्याणकारी कानूनों के निर्माण के माध्यम से लोकतंत्र को सशक्त बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से कहा है कि शिक्षा केवल आजीविका का साधन ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र सेवा का भी माध्यम है। अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के 50वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थी उस समाज के ऋणी हैं जिसने उनकी शिक्षा में योगदान दिया है। विकास यात्रा में पिछड़ चुके लोगों के उत्थान के लिए प्रयास करना इस ऋण को चुकाने का एक तरीका हो सकता है। ज्ञान और क्षमता का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के व्यापक हित के में करना है। ये सभी गुण आपको केवल एक अच्छा प्रोफेशनल ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक भी बनाएंगे। शिक्षा केवल आजीविका का साधन नहीं है, ये समाज और राष्ट्र की सेवा करने का भी साधन है। आपकी शिक्षा में समाज का भी योगदान है, जो आपके ऊपर एक ऋण है। ये ऋण आप कैसे लौटाएंगे, ये आपको तय करना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विकसित भारत की राह पर अग्रसर देश में सभी नागरिकों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। आज कोयम्बतूर के कोवई मेडिकल सेंटर और अस्पताल में नई चिकित्सा सुविधाओं के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश भर में 16 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। ये एफआईआर हाल में कोलकाता स्थित राजनीतिक परामर्श कंपनी आईपैक के परिसर और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर की गई तलाशी के संबंध में दर्ज की गई थी। न्यायालय ने कहा है कि याचिकाओं के माध्यम से केंद्रीय जांच में राज्य एजेंसियों के कथित हस्तक्षेप के गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस आयुक्त और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है जिनमें पिछले सप्ताह चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। पीठ ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में अगली सुनवाई तक तलाशी परिसर और आसपास के क्षेत्रों की सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्डिंग वाले उपकरणों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कहा है कि ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली में आरोप लगाया कि सुश्री ममता बनर्जी अराजकता और अव्यवस्था का प्रतीक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई है एफआईआर और जांच पे, एक मजबूत संदेश है कि भारत देश और सभी प्रदेश, खासकर पश्चिम बंगाल, कानून का राज होगा, कानून से चलेंगे, अराजकता से नहीं चलेंगे। महाराष्ट्र के बृहन्मुंबई नगर निगम और राज्य के 29 नगर निगमों में आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हालांकि सटीक आंकड़े अभी नहीं मिले हैं, लेकिन लगभग 50% मतदान दर्ज किया गया है। कुल 15,931 चुनाव मैदान में है। मतगणना प्रक्रिया कल होगी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी देश भर में सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अपने 70वें जन्मदिन पर लखनऊ में सुश्री मायावती ने ये घोषणा की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज 52 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष समर्पण कर दिया। इन माओवादियों पर कुल 1 करोड़ 45 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इनमें 21 महिला माओवादी भी हैं। ये माओवादी दक्षिण उपक्षेत्रीय ब्यूरो और भैरमगढ़ क्षेत्र समिति से जुड़े थे। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत प्रत्येक माओवादी को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने आज जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद रोधी अभियानों और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों पर चर्चा की। 2 दिन के जम्मू दौरे पर गए गोविंद मोहन ने आज पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ाई गई सुरक्षा तथा ड्रोन घुसपैठ गतिविधियों का आकलन करने के लिए एक अन्य उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। आज 78वां सेना दिवस है। इस अवसर पर जयपुर के जगतपुरा में एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। ये पहला अवसर है जब सेना दिवस परेड सेना छावनी के बाहर जनता के बीच हुई है। कार्यक्रम में सेना की आधुनिक युद्ध दक्षता का भी प्रदर्शन किया गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शौर्य दिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कई सुधार लागू किए गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और आतंकवाद की मानसिकता पूरी तरह से समाप्त होने तक भारत की शांति स्थापना के प्रयास जारी रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य ताकत ही नहीं दिखाई, बल्कि अपने राष्ट्रीय स्वभाव का भी परिचय दिया है। साथियों, आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से सोच समझकर और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर की गई। इसी कारण ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि साहस और संतुलन के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा। सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं भी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है।
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला फॉन डेर लायन 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दोनों नेता 25 जनवरी से 3 दिन की भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। अपनी भारत यात्रा के दौरान दोनों नेता इस महीने की 27 तारीख को 16वें भारत यूरोपीय संघ EU शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता भी करेंगे। भारत EU शिखर सम्मेलन के इतर भारत EU व्यापार मंच के आयोजन की भी संभावना है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और यूरोपीय संघ वर्ष 2004 से रणनीतिक साझेदार हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय संघ के नेताओं की भागीदारी और 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत EU रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज ईरान की मौजूदा स्थिति पर बैठक होगी। ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों और अधिकारियों की हिंसक कार्रवाई के बाद से तनाव अब भी बना हुआ है। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान में बढ़ते संकट से निपटने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें कई सदस्य देशों ने कथित सामूहिक हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की और इंटरनेट सेवाओं को तुरंत बहाल करने का आग्रह किया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुक गई हैं और फांसी की कोई योजना नहीं है। हालांकि वे स्थिति पर नजर रख रहे हैं। फांसी की सजा जारी रहने पर कड़ी कार्रवाई की उनकी पिछली धमकियों का ईरान पर असर पड़ा है, जिसके चलते उसने प्रदर्शनकारी इरफान सोल्तानी की फांसी को टाल दिया है, जिसे गिरफ्तारी के तुरंत बाद सजा सुनाई गई थी। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सहित ईरान के अधिकारियों ने फांसी की खबरों को गलत बताया है। इस बीच ईरान और अमेरिका दोनों की ओर से तनाव कम करने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि पश्चिम एशियाई देश में विरोध प्रदर्शन और दमन जारी है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। HS प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। वहीं एक दिवसीय अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला मुकाबला भारत ने अमेरिका को 6 विकेट से हराकर अपने नाम कर लिया है। भारत का अगला मुकाबला शनिवार को बांग्लादेश से होगा। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिनों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और ओडिशा में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सभी वैश्विक मंचों पर विकासशील और अल्प विकसित देशों के मुद्दों को मजबूती से उठा रहा है। राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने आईपैक छापों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस की FIR पर रोक लगाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 52 माओवादियों ने समर्पण किया। यूरोपीय संघ नेता एंटोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा और उर्जुला फॉन डेर लायन 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।